सिमर मन राम सिमर, सिमर सिमर मन राम सिमर, सिमर सिमर मन राम सिमर। भजरे राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई 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 सुखदाई। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कर कंज पद कंजारुणम कर कंज पद कंजारुणम। धन्यवाद। नानी, ये भजन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं और मीठी दीदी ने गाया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया चरैया माखन चुरैया, गैया चरैया माखन चुरैया हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। So please, I'll read that later. Okay. So Principal Miranda House has sent a message. I'll just read it out. Deeply saddened, heartfelt condolences. You are in my thoughts and prayers. Shailji was very special. I remember her passion for theatre and how for years she looked after Anukriti. She would be in the auditorium late into the night, leading from the front as we prepared for performances. Her contribution to literature is phenomenal. Her books adorned my office shelves. Her passion was unparalleled and devotion to Miranda awe-inspiring. I have vivid memories of her walking down the beautiful corridors and stopping for a quick chat. She would call me regularly after retirement, sometimes to just wish on the new year or a festival, and sometimes to just inquire how I am doing, despite her poor health. She was all heart and we shared a special bond. My homage to her. The college and Hindi at Miranda owe a lot to her. Her life can only be celebrated. Her legacy will be treasured by the coming generations. Pratibha Jolly, former Principal Miranda House 2005 to 2019. If anybody else, a few words. मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इस अवसर पर इस प्रकार से आकर के कुछ कहना पड़ेगा। मैं उनकी कलीग हूँ और सालों साल हम लोगों ने मिरांडा हाउस में साथ काम किया है। और जब हमें पता चला मैसेज से कि शैलजी नहीं रही तो विश्वास नहीं हुआ, और सुनते ही जैसे मन में स्मृतियों की एक रील घूमने लग जाती है कि कब मैं उनसे पहली बार मिली थी, कब उनको देखा था। और कॉलेज के गलियारों में, डिपार्टमेंट में विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती थी उनमें, तो यानी वो सब जैसे लग रहा था कि मैं भूल नहीं पा रही। मतलब याद करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कभी कभी, लेकिन इस कदर इतनी तेजी से सब चीज़ें घूमती रहेंगी ये मैंने नहीं सोचा था। मतलब आज भी मुझे याद है कि जब शैलजी को जब पहली बार देखा था, यानी वो जो उनका स्वरूप था वो अब तक मेरे मन में, मेरी चेतना में अंकित है। जैसे हम लोग मिरांडा हाउस के पीछे वहाँ जो छात्र मार्ग है तो वहीं पर हम लोग भी रहते थे। और मुझे याद है, मैं भाई भाभी हमारे हैं वो भी विभाग से संबंधित हैं, हिंदी विभाग से। तो हम लोग टहलने के लिए जब निकलते थे शाम को, तो एक दिन भैया ने परिचय कराया कि ये शैलजी हैं। तब मैं ये बात सोची 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। उस समय शायद मैं कॉलेज में भी नहीं आई थी, स्कूल में थी मैं। और मैंने तब उनको देखा, और वही मैं बता रही हूँ कि वो छवि में उनकी भूलती नहीं हूँ कि बेज कलर की साड़ी थी, रेड बॉर्डर था, बिंदी, और पता चला कि कभी कुछ समय पहले उनकी शादी हुई थी। और इतना मतलब वो एक छवि ऐसी थी गरिमामय, उनकी आंखों में गहनता थी, एक आत्मीयता थी, एक जो दुर्लभ सहजता होती है। यानी पहली ही मुलाकात में हमें ऐसा लगा जैसे कोई अपना आत्मीय है ये तो। और फिर उसके बाद मुलाकात होती रहती थी, और बाद में ये कभी नहीं, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मिरांडा हाउस में मैं उनकी कलीग बनूंगी।
और जब मैं मिरांडा हाउस जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय विभाग में जब शैल जी वहाँ पर बैठी हुई थी और उनका इतना स्नेहिल व्यवहार था कि मुझे लगा ही नहीं मैं किसी एक नए परिवेश पे एक अपरिचित जगह पर आई हूँ, क्योंकि पहले तो जरा जब हम ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा एक विचित्र सा अनुभव रहता है, हमें अपरिचित परिवेश लगता है, लेकिन उस दिन ऐसा रहा। और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा, उनको महसूस किया और ये पाया कि कितनी सिंसियर टीचर रही हैं, यानी अपने आप में एक आदर्श वाकई में मैं मानूंगी। बहुत कम लोग मेरे जीवन में आदर्श रहे हैं जिनमें कि शैल जी एक हैं। और मतलब उन्हीं से ये सीखा कि जो कृत्रिम जो आज के परिवेश में मतलब सहजता क्या होती है, मतलब हम जहाँ आजकल हम देखते हैं, यानी आजकल वो दुर्लभ है जो सहजता हमें शैल जी में मिलती थी, जो गरिमा, जो एक वाणी पर एक जो संयम, किस प्रकार, मतलब कभी मैंने उनको मतलब करीब 30 साल मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने कभी उनको किसी मीटिंग में किसी के भी साथ कभी रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। हमेशा उनकी वाणी पर एक संयम रहता था, जब भी अपनी बात कहती थी बहुत ठहराव के साथ, गरिमा के साथ। ग्रेस क्या होता है ये मैंने उनके व्यक्तित्व से जाना। और कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स उनको पसंद करते थे, यानी और उनका घर जैसे खुला रहता था सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हमें आश्चर्य होता था। मैं भी एक यहाँ पे जो मैसेज लगा रखा था उसमें जो सौम्या शायद उसने वो एक मैसेज अच्छा है वो जो लगा रखा था आपने ना कि वो टीचर में बहुत कम टीचर्स होते हैं जो गुरु, यानी गुरु और टीचर में भी देखा जाए तो बहुत, तो यानी लगता था कि जिस तरह से उनका घर खुला रहता था, लगता है कि ये तो गुरुकुल और एक मिरांडा एक टॉप इंस्टीट्यूशन, ये मतलब जैसे दोनों का जैसे मेल हो रहा है वहाँ पे। ये मेल आज नहीं मिलेगा आपको, किसी टीचर का घर आपका हमेशा खुला नहीं रहेगा कि स्टूडेंट जा सकते हैं वहाँ, खाना खा सकते हैं वहाँ, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर जब उन्होंने ताला लगता ही नहीं था, वहाँ पहुँच जाते। और एब्सेंस में भी इमेजिन, यानी वो कॉलेज में पढ़ा रही हैं और स्टूडेंट्स उनके घर जा रहे हैं, ये हमने सालों साल देखा है वहाँ पे। और जब अनुकृति को उन्होंने अनुकृति जो कि हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी थी, और उस पर उन्होंने 1 2 4 साल काम नहीं, मतलब सालों साल उन्होंने, जैसे उनका एक पैशन था वो, मतलब अनुकृति जिसे ड्रामेटिक सोसाइटी थी जो हमारी, और उन्होंने उनकी कन्वीनरशिप में जो नाट्य प्रस्तुतियाँ हुई उससे उन्होंने अनुकृति को एक नए मुकाम तक पहुँचाया कि आज भी याद किया जाता है। बहुत ही कमाल का था। और जब मुझे याद है, मैं सोचिए वही मैं कह रही हूँ कि मैं फिर से वही स्मृतियों में चली जा रही हूँ कि जब रिहर्सल होती थी उस समय, और वो क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ ये भी रूल है कि जो टीचर मतलब ड्रामेटिक सोसाइटी संभालेगी तो ये नहीं कि वो क्लासेस की कॉस्ट पे क्लासेस हो जाएं उसके बाद रिहर्सल करना वो परमिटेड था। तो सोचिए कि आफ्टरनून क्लासेस करके तब वो बैठती थी। और मुझे याद है गुड्डा तुम छोटी सी थी और वहाँ पे बल्कि कई बार तो स्कूल से ही सीधे वहीं पे, हाँ वहीं पर बैठे। और कभी जैसे कि आजकल के बच्चे जैसे कि खींच करते हैं, खींचेंगे कि भाई घर चल, कुछ मैंने गुड्डा को भी कभी नहीं देखा जैसे फुल सपोर्ट जैसे गुड्डा की तरफ से भी। और उनका घर खुला रहता था, वहाँ से मैं देखती थी कि ढेरों इतने इतने पराठे बन करके आते थे, कभी पुलाव आ रहा है, कभी कोई खाने की चीज़ आ रही है, क्योंकि ड्रामेटिक सोसाइटी के पास पैसा होता नहीं था। तो उनको लगता, उनका वही ममत्व देखिए, ममता भाव स्टूडेंट्स के लिए कि कहीं ये भूखे न रहे इतनी देर तक, कि रात को 9 10 बजे तक बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं तो खाएंगे क्या। कैंटीन तो बंद होके खत्म हो जाती थी, अपनी जेब से भी वो चाय नाश्ता समोसे और कितनी बार वो सबको खिलाती रहती, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन खाना खाना होता है, भोजन होता है। तो सोचिए उनके घर से बन करके आता था खाना। आज कौन टीचर इस तरीके से करेगा, इतना समर्पण कहाँ है लोगों में, है ना। सबको तो बस ये रहता है कि नहीं जल्दी से क्लासेस खत्म हो और घर भागे। तो ये मैंने उनका रूप देखा, मतलब इतना स्नेहिल, इतना मतलब ये जो रूप, मतलब वाकई में ये जो उनका व्यक्तित्व है मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और यही नहीं, मतलब रिटायर होने के बाद भी वो हमेशा फ़ोन करके पूछना कि अच्छा कब आ रही। उनका पहला क्वेश्चन यही होता था, अरे आओ ना, है ना, कभी आओ, बल्कि नहीं कि अपनी भाभी को भी साथ लेके आओ। तो ये आदमी था उनकी, जिसमें कहीं पर भी कोई बनावट नहीं थी।
तो ये मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हम भूल नहीं पाते हैं। और मतलब ये क्या मतलब बताऊँ मैं, मतलब शैल जी का ये जो स्वरूप है। और जब लास्ट में मेरी जब उनसे बात हुई थी, ये शायद 1-2 महीने पहले थी, है ना बेटा, तो शायद आप ही के या मोहित उसकी मीठी के फ़ोन से मैंने कहा ये कौन सा नंबर है, क्योंकि बीच में मैंने उठाया, मैंने कहा कि कई बार ऐसे इधर उधर के जो ये कहीं दूसरी जगहों से कॉल सेंटर वगैरह से आते हैं, मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने कॉल बैक की तो पता चला ये मीठी का फ़ोन है। तब उन्होंने कहा कि ये क्योंकि वो मिला देती है, तो उसने मिलाया था और बात हुई, तो उन्होंने फिर वही कहा कि आओ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम प्रोग्राम बनाते रह जाएंगे, कि हम मिलने के लिए जाएंगे और मिल नहीं पाएंगे। तो ये मन में एक वो रह जाता है मलाल। और बस अब इस समय यही कह सकते हो कि वो जहाँ भी हैं, तो उनका पथ, जो आगे की जो यात्रा है उनकी, वो आलोकित रहे, ज्योतिर्मय रहे, और वो एक शुभ पथ पर अग्रसर हो। और वो हैं, हम लोगों के बीच में हैं, वो अपने, अगर हम उनके उन गुणों को थोड़ा बहुत भी अपना लें, तो मुझे लगता है हम उसमें हैं। तो इसलिए जो जो व्यक्ति शरीर चला जाता है, लेकिन जो उसके गुण, जो उसका प्रभाव है, वो जीवन में हमेशा अवशिष्ट रहता है। इसी के साथ शैल जी, हम गुणों को धारण कर पाए, मेरी आपके प्रति श्रद्धांजलि जी। सभी को नमस्कार। शैल जी की स्तुतियों को प्रणाम। मैं राधिका सिंह, शैल जी के साथ तो कॉलेज में नहीं थी, मैं हिंदी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई रही, SPM कॉलेज में पढ़ाती रही। जैसे उर्मिल ने बताया, शैल जी से परिचय हमारा वही मिरांडा हाउस के पास से गुजरते हुए, मेरे हस्बैंड लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, कुछ 1 साल वहाँ पे उन्होंने एक अलग डिग्री ली थी। शैल जी को वहाँ से जानते थे और बताते रहते थे कि शैल जी कितनी विनम्र, कितनी शालीन व्यक्तित्व की धनी। और जब वो निकलती कोई बैच, चाहे उनसे 2 साल पहले का रहा हो, चाहे उनके बाद के लोग, सब उनको दीदी कहते थे। शैल दीदी के नाम से वो मशहूर थी लखनऊ में। फिर वो दिल्ली आई, मिरांडा हाउस में आई। मेरे फादर इन लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेड रहे, उनके पास वो आया करती थी, रामचरितमानस पे कुछ जब भी काम होता था उनसे मिलती थी। तब मैं पढ़ाती नहीं थी, जब वो वहाँ आ रही थी, मैं उनको देखती थी और मैं मुग्ध रहती थी उनको देखकर। इतनी विनम्र, इतनी शालीन, इतनी सौम्य, सच में वैसा व्यक्तित्व तो बहुत कम दिखता है। जितना मृदुल स्वभाव, वैसी ही मीठी उनकी आवाज़, और शायद इसीलिए नाम भी उन्होंने अपनी नातिन का रखा, मीठी। बाद में मैं मिरांडा हाउस से जुड़ी, मेरी ननद तो वहाँ थी ही, आना जाना होता था, मिलना जुलना रहता था। लेकिन मेरी बेटी ने जब वहाँ सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया, तो शैल जी का एक दिन फ़ोन आया हमारे पास। बोली, इन्होंने फ़ोन हस्बैंड ने उठाया और उनसे कहा, उन्होंने शायद अनुकृति जब वो कराती थी, तो बोली कि मुझे जेटी को लेना है अपने नाटक में। तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उतना नहीं लगा, उन्हें डर लगा कि सोशियोलॉजी पढ़ने, इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ने वाले प्रसाद के नाटक को कैसे निभा पाएगी, इतने लंबे लंबे, इतने क्लिष्ट हिंदी वाले डायलॉग कहाँ से बोल पाएगी वो। तो इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया कि नहीं, वो नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, अच्छा आप राधिका को फ़ोन दीजिए। मैंने फ़ोन लिया और मुझसे उन्होंने एक पहला वाक्य कहा, राधिका, मैंने जयती में अपनी ध्रुव स्वामिनी ढूंढ ली थी। मैंने कहा, अब मैं उसको बताऊंगी, आपके साथ वो काम करेगी और घर में प्रैक्टिस में कराऊंगी। और वाकई उन्होंने जिस तरह से मेरी बेटी को ग्रूम किया, इतने साल बीत गए हैं, 18-20 साल, और अभी भी वो बेंगलोर में है और अभी भी नाटकों से जुड़ी हुई है, वहाँ भी कर रही है। और हर बात पे याद करती थी, ये बात और थी, मिल नहीं पाती थे, हम भी नहीं मिल पाए। वही एक कसक मन में रह गई है कि उनसे हम मिल नहीं पाए। बातें हो जाती थी, मैं और उर्मिल बहुत बार प्रोग्राम बना के रह गए कि हम शैल जी से मिलेंगे। वाकई मिरांडा हाउस में जो उनका डेडिकेशन देखा मैंने नाटक के प्रति, वैसा मैंने कहीं नहीं, किसी में नहीं देखा होगा। अपने को जैसे वो भूल जाती थी,
क्योंकि गुड्डा वहीं आसपास रहती थी, घर उनका वैसे ही जैसे बताया उर्मिल ने खुला रहता था। और जब नाटक की समाप्ति होती थी उनके बाद वहाँ पे जो सेलिब्रेशन होता था कि बच्चे भूल जाते थे कि ये हमारी टीचर हैं, उनके साथ कैसे रहना है, बस वो भी बिल्कुल उनकी जैसे सहेली बन जाती थी। पार्टियाँ तो उनकी होती रहती थी हमेशा, जो घर से मंगा के खिलाती थी इतना। और वाकई ये चीज़ मैंने उनसे सीखी कि किस तरह अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ रखना चाहिए और कैसे बिल्कुल वो मतलब गुड्डा में, और मुझे नहीं लगता था कि मेरी बेटी में उन्होंने कभी कोई फ़र्क किया होगा। हर स्टूडेंट के साथ, ये नहीं कि हम उनके परिचित रहे हैं इस वजह से रहा, हर स्टूडेंट के साथ उनका वही लगाव, वही प्यार। और देखिए बच्चे अंत तक उनको याद करते रहेंगे। वो बच्चे जो नहीं आ पाए वो, हाँ, सब लोग भेज रहे हैं, तो उनकी स्मृतियाँ हमेशा ऐसे ही बनी रहेंगी। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे दिल दिमाग में उनकी छवि, उनकी स्मृति, उनका मोहक स्वरूप, उनकी मीठी आवाज़, सब कुछ हमारे साथ रहेगा। और गुड्डा, तुम लोगों पर हमेशा उनके आशीर्वाद की अमृत वर्षा होती रहेगी, ये भी हमारी शुभकामना है। तुम सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहो, हमेशा खुशी खुशी उनको याद करते रहो, वो साथ रहे। Thank you so much, Radhika. Please bear with me, I don't know कितना बोल पाऊंगी। You want to sit down? Why don't you sit down? साल 2001 चौड़े से मॉल रोड पे रोड क्रॉस करने के लिए 15 साल की लड़की खड़ी थी। करीबन आधे घंटे बाद उसे समझ में आया कि वो एक ऐसी जगह पे पढ़ने आई है जहाँ ट्रैफिक लाइट्स होते हैं। तो ट्रैफिक लाइट के बहुत पीछे खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि बसेस रुक क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि पटना से आई थी और पटना में ट्रैफिक लाइट्स नहीं होते थे। एक दो नाटक स्कूल में खेल करके आई थी, इसलिए ढूंढते ढूंढते नाटक के ऑडिशन के बारे में सुना और ऑडिशंस देने पहुंच गई। अनुकृति में सिलेक्शन हुआ और वहां पे शैल मैम से मुलाकात हुई। सच मानिए उस समय नजर उठा करके देखने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था अपने अंदर। और शैल मैम ने पहली बार बोला, भाई जाइए साहित्य कला परिषद से स्पॉन्सरशिप लेकर के आइए। और बड़ी बड़ी आंखों से मैं मैम की तरफ देख रही थी कि मैम साहित्य कला परिषद इतनी दूर कैसे जाएंगे। अरे भाई जाइए, ऑटो लीजिए, जाइए, क्या होता है। और अच्छे से नेगोशिएट करके आइएगा, बताइएगा हमारे नाटक के बारे में, अच्छे तरीके से पढ़ करके जाइएगा। और शैल मैम ने हम सबके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरा कि आपको अपने बारे में पूरी तरीके से जानकर समझकर जाना है और नाटक के बारे में बताना है। और स्पॉन्सरशिप्स लाना, उस समय शायद अब हम इतने कमर्शियली एक्टिव हो गए हैं कि कॉलेजेस कमर्शियली जाकर के अब स्पॉन्सरशिप कमांड कर सकते हैं। उस समय वो समय नहीं होता था। हमारे कुल हाथ पे गिने हुए 5 स्पॉन्सर्स हुआ करते थे और वो एक साल स्पॉन्सरशिप आती थी, दूसरे साल दूसरा स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता था। बट आज तक कभी भी हमने मैम को वीक पढ़ते हुए नहीं देखा कि इतना बड़ा नाटक उठा तो लिया है, अब इसको हम करेंगे कैसे। और पहले फर्स्ट ईयर में मैम ने मुझे ट्रेजरर बनाया था अनुकृति का, एंड टुडे आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड आई कैन टेल यू देयर आर स्मॉल थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम मैम। एक वाउचर संभाल करके रखना है और उसको प्रोडक्शन के बाद मैच करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना है और आपको अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं और जो बचे हुए पैसे हैं वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जमा करने हैं टिल
पैसा, रुपए तक नहीं, पैसा, मैम का कैलकुलेशन इतना परफेक्ट था. 0.75, yes. And I remember she used to go with me number of times to the accounts department. भाई आज नहीं मैच हुआ, कुछ तो इसमें मिसिंग है. भाई आप ये नहीं इसमें ऐड करा है आपने. लड़कियों ने लगता है कुछ बिल इसमें ऐड नहीं किया, आप जाइए दोबारा पूछिए. और मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा फुल लेंथ प्ले होता था, आज जब से पता चला कि मैम हमारे बीच नहीं रही, तब से हम सब जितनी भी लड़कियां हैं, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, सबके सब ज्वाइन करना चाहती थी इंडिया में. इंडिया से बाहर जितनी भी लड़कियां हैं, अभी बारिश के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाई. अभी जाकर के शायद सौम्य और मैं सबको बताएंगे. हम सारे लोग उनकी बातों को याद कर रहे थे और मैम विंग्स में खड़ी होकर सबको बोलती थी, भाई तुमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाया, फिर जाओगी स्टेज पर जाकर के. तो सबको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खिला करके भेजना स्टेज पर. और अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, कुछ लड़कियां तो उसको छुपाने की भी कोशिश करती थी. हाँ, और अगर गला खराब हो गया तो अदरक और शहद लेकर के एक कटोरी में लेकर के वो खड़ी रहती थी सबको खिलाने के लिए. और इतना होता था, हम बिल्कुल हाथ पैर पटक करके बोलते थे कि मैम अब हम कल आपके यहाँ ही खाना खाएंगे. हाँ बिल्कुल, खाना खाना, पहले अकाउंट्स पूरा कर लो उसके बाद. तो ये एक प्रीकंडीशन होता था मैम के साथ कि अकाउंट्स अगर मैच कर गए तो बिल्कुल नेक्स्ट डे मैम के घर पे पार्टी होती थी. और घर उनका हमेशा खुला रहता था. इतने छोटे से शहर से आने के बाद स्टेज पे खड़े होकर बात करना, और सच मानिए तो उसके बाद मैंने जब मैनेजमेंट में जा करके वहाँ पे इंटरव्यूज दिए और डिस्कशंस हुए, और ये दो चीज़ें MBA में ज़रूर होती हैं, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा जैसे कि एक स्टेज है और स्टेज पे मैम बोलती थी कि हमेशा याद रखना, सामने वाले को नहीं पता कि स्क्रिप्ट में क्या है. कॉन्फिडेंस रहेगा तो जो तुम बोलोगे वही सामने वाला समझेगा, वही सामने वाला देखेगा, वही सामने वाला बोलेगा. तो मैम ने हमेशा ये बोला कि कभी भी फेस पे ये नहीं आना चाहिए कि तुम भूल गए. तुमने वहाँ पे इम्प्रोवाइज भी कर दिया तो बस वही मजा आ जाएगा. और किस तरीके से वो वेट करती थी, और हम वहां से फोन करके उनको बोलते थे, मैम एम्स में फर्स्ट आ गए, मैम IIT में बीट कर दिया. It used to be, and as I'm speaking, I can feel the rush inside me. किस तरीके से हम लोगों ने उस कॉन्फिडेंस को लेकर के जिया है. और इतने छोटे से जगह से आने के बाद भी my parents are so indebted to her. We all are in fact. इतना प्यार मैम ने दिया, इतना प्यार दिया. इसलिए मैंने कल शायद इंटरनली अपने उसमें लिखा भी कि जो लड़कियां नजर उठाने से डरती थी, मैम ने उनको सितारों की तरफ देखना सिखाया और उछल करके उन तारों को तोड़ना भी सिखाया. मैम अमर है, मैम कहीं नहीं गई है. मैम हर किसी के अंदर, अपने हर एक स्टूडेंट के अंदर, और सच पूछिए तो शायद अब वो मिट्टी बनती ही नहीं है. शायद उसका 0.1% भी अगर हमारे अंदर आ गया तो हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी लेंगे. रिवासा उनकी हमारी जूनियर और उनकी बहुत अच्छी स्टूडेंट, उसने अभी जस्ट आते आते फोन पे थी वो, और इनफैक्ट भैया ने जब बताया कि वो कनेक्ट नहीं हो रहे, वो काफी रो पड़ी और उसने बोला कि सिर्फ एक चीज बोलना कि मैम हमेशा ये बोलती थी कि मैम हम जा रहे हैं. जब भी हम बोलते थे तो वो बोलती थी ये मत बोलो हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं. तो मैम आप गई नहीं हैं, आप आ रही हैं. स्मिता दी ने जो कहा है उसके बाद कुछ और कहने के लिए बचता नहीं है, बट कुछ यादें हैं. शाल मैम के लिए कुछ भी कहना मतलब हम सबके लिए बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि एक शख्सियत जिनको आप शब्दों में नहीं ढाल सकते, जिनको आपने कभी एक सिंगल स्वरूप में नहीं देखा, वो एक बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाता है. लेकिन मुझे कुछ बातें मैम की याद आ रही हैं. अब जब हाल ही में उनसे जब बात हुई थी आखिरी बार, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई भूल गई हो क्या, मतलब आ नहीं सकती हो क्या. और मैंने कहा था मैम मैं आऊँगी. और कल जब मोहिनी दीदी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बेटा अब यही मान लो कि वो बुला रही हैं, अब तो आ जाओ. तो कोई और मतलब देयर वाज नो अदर वे, वन जस्ट हैड टू कम. तो मुझे याद है कि
मैम की जो एक सबसे बड़ी बात जिसको मैं शायद आजीवन लेकर चलूँगी, उन्होंने कभी भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं फील करने दिया कि हम उनके इक्वल नहीं हैं। वो दरखास्त करती थी, वो मशवरा देती थी, वो कमांड नहीं करती थी कभी भी। तो वो हर बार कहती थी, भाई मान लो सौम्या सही कह रहे हैं। यदि नहीं मैम नहीं करेंगे, अच्छा मत करो, अच्छा वैसे हम सही कह रहे हैं मैम, आप सही कह रही होंगी लेकिन हम नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है मत करो। घूम फिर के हम वापस उसी बात पे आते थे जो मैम कहती थी। और वो उसके बाद ये भी नहीं कहती थी, ये देखो मैंने बताया था, वो कहती थी भाई अब मान गई, ठीक अब कर लो। तो ऐसे होता था। और उन्होंने कभी भी ये फील हमें नहीं कराने दिया कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैटर करता था, या हम किसी भी तरह से, हम हर रूप में उनसे छोटे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं दर्शाया हमें कि हम उनसे किसी भी तरह से छोटे थे। और दूसरी चीज जो बार बार, मतलब जब से हमने ये सुना है और उसके पहले भी, मैं वो पल कभी नहीं भूलती। मिरांडा हाउस का मतलब मेरा शायद पहला या दूसरा हफ्ता था। सुष्मिता दी मेरी सीनियर थी बाय 2 years। मुझसे किसी ने कहा था कि हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी में जाना, और मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी कि इनसे हॉस्टल की टेबल पे पूछ लिया था व्हाट इज अनुकृति। तो इन्होंने ना बहुत ही एकदम तीव्र स्वर में एक आईब्रो ऊपर करके कहा था, रीड द पोस्टर फ्रेशर। ओके, तो दैट वाज दैट। तो हम बिल्कुल डरे सहमे पहुंचे अनुकृति के ऑडिशंस में। वहाँ एक तो ये नजर आ गई, तो वैसे ही जितना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो गया। फिर और साथ में बैठी थी शैल मैम, और ये हुआ कि जी आप अपना वॉइस टेस्ट दीजिए, विच वाज 1 to 10 आपको काउंट करना होता था, वॉल्यूम बढ़ाते हुए, पिच ना बढ़ाते हुए। मैंने उस दिन पहली बार अपनी आवाज खुद सुनी है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर एक आवाज थी जो 10 तक पहुंच सकती थी। और उस दिन शैल मैम ने मुझसे कहा था, बेटा, अब मैं भूल नहीं सकती वो लाइन, उन्होंने कहा था, बेटा आवाज सुनी अपनी? जी मैम, बस ये आवाज भूलनी नहीं है। वो दिन था और आज का दिन है कि हम आज तक स्ट्रीट थिएटर कर रहे हैं। और मैम ने साफ साफ कह दिया था कि ये तो नुक्कड़ ही करेगी। मुझे अभी भी याद है, नुक्कड़ के रिहर्सल्स हो रहे थे, मुझे वहाँ कपटी इंसान का रोल दिया गया था और मैं कोशिश कर रही थी जो मुझसे हो नहीं रहा था ऑब्वियसली। तो मैम ने कहा था, उन्होंने मुझे पास बुलाया था। वो कभी भी ना पब्लिकली आपको नहीं बताती थी कि आप गलत क्या कर रहे हैं, वो आपको अलग से बताती थी, जिससे कि किसी और को आपकी गलती नहीं नजर आती थी। और वो था उनका तरीका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। तो उन्होंने मुझे ऐसे पास बुलाया था, उन्होंने कहा था, बेटा बंद के नाटक नहीं करो, सिर्फ वो कहा था उन्होंने। और मुझे अभी भी याद है, जब मैं नीचे ऐसे बैठी थी और मैम कुर्सी पे बैठी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी यही बैठी हैं, और मैं उठने लगी थी और उन्होंने कहा था, जिंदगी भी ऐसे नहीं जीनी है। दैट वाज इट। खुल के जीना है, बंद के नहीं रहना है। और वो नाटक करते हुए उस रिहर्सल के दौरान उन्होंने पहली बार शैल मैम ने ऐसे किया था, और वो शायद किसी और ताली से बहुत बड़ा था। और मुझे याद है सुष्मिता भी अपना डायलॉग भूल गई थी क्योंकि मैंने बहुत अच्छा किया था। और मतलब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि देखो प्रेसिडेंट का डायलॉग भूलवा दिया क्योंकि इतना अच्छा किया, और मैम ने सच बता दिया। तो ये सारी जो बातें उन्होंने उस समय नाटक के रूप में सिखाई, हम शायद जिंदगी के फलसफे मान के आगे बढ़े हैं। और आज भी जैसा सुष्मिता दी ने भी कहा, मैं जब भी किसी प्रेजेंटेशन में होती हूँ या जैसे यहाँ अभी खड़ी आपसे बात कर रही हूँ, मेरे लिए एक रंगमंच है। उस रंगमंच का चस्का मैम ने दिलवाया था। वो खून चटाना शेर को जिसे कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह मैम की थी। और मुझे याद है कि मतलब साल भर पहले शायद उनसे आखिरी बार बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था, भाई 35 की हो गई हो, शादी का मैम लड़का नहीं मिल रहा। हाँ भाई, अब तुम जैसों को कहाँ मिलेगा। हाँ मैम, चलो नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आ जाना। का मैम आ जाएंगे। तो ये उनकी छोटी 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 बातें। और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी रिग्रेट ये है कि मैम हर बार फ़ोन करती थी। 8 साल पहले मिली थी मैं उनसे। वो हर बार मुझसे कहती थी, सौम्या बहुत याद करते हैं, आ जाओ। मैं कहती थी, मैम मैं आऊँगी, और मैं नहीं आ पाई। द अर्जेंट टेक्स ओवर द इम्पोर्टेंट, एंड दैट रिग्रेट जस्ट गोज विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बट मतलब आई थिंक हमारे पास वो शब्द ही नहीं है
कि हम किस कदर इंडेटेड हैं मैम को, अपनी लाइफ, कॉन्फिडेंस, वर्ल्ड व्यू, एक्सपेंशन। मतलब उन्होंने हमें प्रिविलेज अनलर्न करना सिखाया था। उन्होंने हमें सिखाया था कि आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, बड़ी अच्छी बात है, आप कॉन्वेंट में पढ़ के आए हैं और भी अच्छी बात है, लेकिन जब आप नाग बोर्डर्स का बुंदेलखंडी नाटक कर रहे हैं तो आप एक बुंदेलखंडी औरत है जो चांदी का मंगलसूत्र पहन के आगे बारी बनेगी। एंड दैट वाज इट। मतलब उसमें कोई आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं था। और मुझे याद, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि ज बोलने का तरीका जो लखनऊ से आया है और जो बुंदेलखंड से आया है वो उसमें क्या फर्क होगा, आपकी जीभ कैसे मुड़ेगी। तो मतलब मैम के साथ बैठ के जितना हम सुनते थे, जितना हम समझते थे, जितना हमारे अंदर उस समय क्षमता थी समझने की, हम कोशिश करते थे। बट शी वॉज अ माइंड, शी वॉज अ माइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अ माइंड ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब वो उन्होंने कितने घंटों हमारे साथ बैठ के, जो सुष्मिता दी अकाउंट्स की बात कह रही है, इट वाज अ हॉरर। लेकिन एक एक बिल, एक एक पाई का रिकॉर्ड हम रखते थे। और हमें जब स्पॉन्सरशिप के लिए भेजा जाता था और अगर हम ले आते थे स्पॉन्सरशिप तो वो ऐसे देखती थी, भाई ये तो उम्मीद ही नहीं थी आपसे, क्या मैम अब तो आ गई। और फिर अगले साल वालों के ऊपर प्रेशर होता था कि देखो तुम्हारे प्रीवियस साल वालों ने ये किया, जाके करो। तो उस किस्म की चीजें थी। अनुकृति, लाइक उमा मैम जस्ट सेड, एंड आई थिंक नोबडी कुड हैव आर्टिकुलेटेड इट बेटर। उमा मैम जस्ट सेड कि शायद मैम की 2 बेटियां हैं, एक आप और एक अनुकृति। एंड आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मतलब जान बसती थी उनकी, और एंड तक उनका डिजायर टू वॉच, डिजायर टू लर्न। मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई भारंगम शुरू हो गया है, सौम्या नाटक देखने चलें। और मैंने उनसे कहा था मैम कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने, मुझे याद है फोन पर उन्होंने कहा था अभी देखो क्या क्या नाटक हैं, और मैंने उन्हें लिस्ट बताई थी। तो उन्होंने कहा था अच्छा ब्रेथ देख सकते हैं, क्या मैम देख तो सकते हैं, और फिर वो हुआ नहीं। तो मतलब ये जो एक लालसा थी लर्न करने की, एक लालसा थी जिंदगी जीने की, जो हम भूल जाते हैं। मतलब हम इस लाइफ स्टेज पे, इस जनरेशन पे जहाँ हमारी स्ट्रगल्स और मैम की स्ट्रगल्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, हम भूल जाते हैं कि जिंदगी कैसे जीनी है। बट वो हर पल जी के हमें दिखाती थी कि जिंदगी कैसे जीते हैं। तो मतलब मैम के बारे में जो, मतलब वन कैन टॉक एंडलेसली, बट मोहिनी दीदी, थैंक यू फॉर दिस। मतलब अब हम शायद जिंदगी भर रिग्रेट करते अगर हम एक गुड बाय तक नहीं कह पाते। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। मैं आज सबसे बदमाश, लेकिन आज मैं जो भी हूँ, जो भी बदमाश जानबूझ के ये लेके आई हूँ। 95-98 बैच, आप लोगों से सीनियर। लेकिन मैं सचमुच अभी कांप रही हूँ, आज आपके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूँ, आज जैसी भी दिख रही हूँ, आज मेरे बाल अगर बड़े हो गए तो वो मैम की वजह से। मैं बहुत ही एकदम मस्त हो गए। बिहार से आई थी, अपने आप को बहुत बॉन्ड समझती थी, और सेकेंड ईयर में आई थी मराठा, उस फर्स्ट ईयर में माइग्रेशन होके पहुंची, और मैं मिमिक्री करती थी, और सिर्फ लड़कों की। मुझे एकदम टॉमबॉयश, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आता था क्या है। मैम बैठी हुई थी, मुझे अभी भी याद है, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। और मैं अपनी लगी हुई थी, मधु चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, यही सब चल रहा था। सडनली उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई प्रियंका, बहुत उम्मीदें हैं अनुकृति परिवार को आपसे। मुझे अभी भी नहीं पता है वो परिवार क्या था, वो उम्मीदें मैं उस दिन से आज तक पूरा ही करने में लगी हुई हूँ। शायद उस दिन मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उस समय जयती जसमा बनी थी, मैं रंगला थी मैम। मैं आज भी रंगला के नाम से जानी जाती हूँ। हेमा मैम के साथ आगे जाके मैंने बहुत काम किया। मैंने 3-4 प्लेस डायरेक्ट किए। मैंने जितने पराठे आपके घर के खाए होंगे शायद ही किसी ने खाया होगा। हॉस्टल में रहती थी, पड़ी रहती थी मैम के घर, कपड़े धोए मैम के घर में हॉस्टल से जाके, जब मन करे तब जाके डांस कराओ। मिरांडा हाउस की उस छात्रावास के समय मुझे एक बार चैलेंज किया। मैम को अभी भी कहती हैं कि मैं समझ नहीं सकती, हम लोग जीत के आ रहे थे, रॉन्डेवू उस बार डंडा राज कर रहे थे, और मैं उस समय हर जगह बेस्ट एक्ट्रेस जीत रही थी। हर रॉन्डेवू हो गया, पल्स हो गया, मोज़ेक में जीता, हर जगह जीतती हुई आ रही थी। किसी ने चैलेंज किया कि छात्रावास से हंसराज कॉलेज तक
तुम लोग ढोल बजा के पैसे जमा कर सकती हो। और हमने किया, और हमने दिने भी मौके पे भी प्रीति कोटिया, सोनल लखौरी, प्रियंका मिश्रा थी उस समय में, हमने किया और मैम के ऐसी झोली में आके हमने वो रखा था। मुझे अभी भी वो आई एम गेटिंग दोस गूज़बम्प्स। मैं अनुकृति हूँ, मैं अनुकृति से ही बनी हूँ, मैं जो हूँ अनुकृति हूँ। और मैं आपको कैसे बताऊँ, फर्स्ट ईयर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऊपर से, जब बच्चों को कहा जाता है सिवाय पढ़ाई के और कुछ करना नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो। मेरी HOD आज जब मैं उमा कपिला मैम से मिलती हूँ उस समय कहती थी मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था तुम फर्स्ट डिवीजन ला पाओगी, कोई थिएटर करता रहता है दिन भर और फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आता है इकोनॉमिक्स में। वो दिन थे मेरे, वो बिकोसल खाना, वो रात में 12-1 बजे तक बैठे रहना, मेरे हमेशा आवाज़ खराब रहना, क्योंकि मैं थिएटर करती थी, मैं चिल्लाती थी। और ऐसे भी लाइफ में अभी भी बहुत बोलती हूँ, और अभी भी मैं आगे बताती हूँ मैं क्या करती हूँ इस वक्त। तो वो मुलेठी के वो, और पूरा हिंदी डिपार्टमेंट, मैम को पता नहीं याद है कि नहीं, पूरा हिंदी डिपार्टमेंट को यही चिंता कि प्रियंका स्टेज पे क्या बोल पाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले फिर से मिरांडा हाउस के उसी गलियों में वो हल्ला कर रही है। तो मैम का जो वो प्यार स्नेह। लेकिन मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं कॉलेज पास आउट हो गई, हम 4 बहनें हैं, मेरी बड़ी दीदी IP कॉलेज से है, हम 3 बहनें प्रियंका, अंजलि और नेहा, हम मिरांडा हाउस से हैं। और हम तीनों की ज़िंदगी को शेप करने में अनुकृति, मेरे लिए अनुकृति शैल मैम है। तो शैल मैम का बहुत बड़ा हाथ है। मैं पास आउट कर गई, मैं जो भी बन गई। बहुत सालों बाद मिरांडा हाउस के फाउंडर्स डे पे मुझे बुलाया गया। उस समय मेरी छोटी बहन स्वीटी 3rd ईयर में थी। वो मोमेंट जब मैम से मैंने कहा कि मैम कुछ थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन और पोएम सोच रही हूँ, और मैम ने सिर्फ मेरे उस आइडिया को एक स्क्रिप्ट की शक्ल दी। और पहली बार हम 3 बहनें एक साथ हाथ पकड़ के स्टेज पे खड़े हुए और हमने वो प्रेजेंट किया। मैम ने उस दिन हम तीनों को एक नई दिशा दी। उसके बाद मेरा एडमिशन श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में कराया, मैंने वहाँ टॉप किया। मेरे हस्बैंड मुझे थिएटर से मिले और मैम ने उनको अप्रूव किया, तब हमारी शादी हुई। शादी का कार्ड लेके सबसे पहले गई थी। मेरे हस्बैंड सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं। और आज अभी पिछले साल तक मैं आज एक कह सकती हूँ डेवलपमेंट कम्युनिकेटर हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूट में कम्युनिकेशन मैनेजर हूँ। मैं कम्युनिकेशंस देखती हूँ और रिसर्च में थिएटर का यूज़ करना क्या होता है। मैं मैम से अभी कुछ दिनों पहले तक डिस्कस करती थी। अभी बहुत ही रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस के लिए हमने बेगर्स का एक सर्वे किया है दिल्ली में, तो उनके साथ फोकस ग्रुप डिस्कशंस करना था। और आज भी मैम वैसे बताती हैं, देखो तुम इस तरह से गा के जाना, उनसे ऐसे जुड़ना, ऐसे बैठ जाना, शायद तुम बेहतर बोल पाओ। मैं लेकिन हर एक दिन दूसरी चीज़ बताना, हमेशा लड़कों के रोल किए थे। आज मैं अगर इस तरह से खड़ी हूँ सूट में, उसमें भी मैम का यहाँ थे प्रियंका। अब आप अपने आप को समझिए, ठीक है। अब आपको एंटन चेकर के सीगल में मीना का रोल करना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, अपने कद काठी से ऊपर उठिए। मैं बहुत ही हमेशा अपने आप को नाटा समझती रही, लेकिन मैम ने मुझे नीना दिया, मुझे वो आर्कादीना का रोल दिया, मुझे माशा का रोल दिया, मेरा नाम पेपर में छपा, सब कुछ मैम की वजह से है। मैं आज भी जो भी करती हूँ, मैम हमारे आसपास ही रहती हैं। मैं बता नहीं सकती मोहिनी जी इस वक्त में मुझसे क्या निकल रहा है। और ज़िंदगी के स्टेज पे हमेशा मैम कहती थी कि थिएटर अभी भी मेरा जारी है। मैं आज जो हूँ, मेरी बेटी जो कल होगी, उसमें सब में मैम जीवित ही रहेंगी, मैं बस इतना जानती हूँ। मेरी बहन चिंकी, मेरी बहन स्वीटी, अंजलि और नेहा, मेरी बड़ी दीदी लिली दी, मेरे हस्बैंड, हम लोग शादी के बाद मैम का आशीर्वाद लेने आए थे। मेरे पापा उनको शादी का कार्ड देने गए थे। ये नहीं है कि मैं बस कॉलेज पास आउट हो गई, मुझे हर साल बुलाया गया वहाँ पे। और मैं ये किताब लाई हूँ, कल जब मोहिनी जी आपका फ़ोन आया, इसमें मैं भी हूँ, मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, आप लोग सब लोग हैं, इसमें मैम है। और ये मेरी सबसे मतलब क्लोज धरोहर जिसको कहते हैं वो है। तो मेरे जीवन में तो ये धरोहर जारी रहेगी। वो जो रुमाल में भी थी तुम ना, सारे प्लेज में जैसे जयती मेरी बैचमेट ही है। और मैं अधिकतर नरेटर, सूत्रधार और जितना भी बदमाशी वाले जितने सारे रोल करना सब करती थी। तो वो एक फीलिंग है। बस यही कहना चाहूँगी मैं। आज भी वो जो मैम का था, भाई प्रियंका,
आपसे बहुत उम्मीद है, मैं उस उम्मीदों को ही पूरा करने की कोशिश करती रहती हूँ और ज़िंदगी भर करती रहूँगी। मैं बस यही कहना चाहती थी, मैम आई लव यू एंड वी मिस यू मैम, थैंक यू सो मच। इतना तो अब तक सबको स्पष्ट हो चुका है कि 1 घंटे का समय शहर मामी की प्रार्थना सभा के लिए बहुत कम है, और अगर मौका मिलेगा तो हमारे ख्याल से 2-3 घंटे आराम से लोग अपने अपनी स्मृतियाँ बता सकते हैं। और कुछ हम लोगों की सीमाएं हैं जिसकी वजह से ये प्रोग्राम और लंबा नहीं खींच सकता है, लेकिन जो बातें अभी हम लोगों ने सुनी हैं वो हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं सबको सुन करके मन में बड़ी खुशी की भावना है, और बड़ा गर्व भी होता है कि शहर मामी जो हैं वो इतनी प्रतिभावान तो सभी जानते थे, लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे शब्दों में उनके बारे में बताया है, इस सुन के हमारे ख्याल से सब मोहिनी को भी और अभिजीत को भी मन में बड़ी शांति मिली होगी। मेरा डॉक्टर शैल कुमारी से परिचय मुलाकात 1974 में पहली बार हुई, जब मेरा विवाह उनकी भांजी किक्की के साथ हुआ, और तब से हमारे मन में यही छाप है कि एक बहुत ही शांत स्वभाव की वो महिला थी, और अपने सरल व्यवहार और जिस सहजता से वो सबसे बातचीत करते थे उसकी छाप हमारे मन में आज तक बनी हुई है। लेकिन एक हमारे मन में ये भी बात है कि हमेशा हमने पाया कि वो उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है, और हमेशा वो समस्याओं से जूझते रहे हैं, और अवश्य उनकी योग्यता और ये सहनशीलता और जो जिस सिंसियरिटी के साथ वो काम करते थे उसी की वजह से वो जीवन में सफल रहे हैं, और एक विशेष पहचान उन्होंने न केवल मिरांडा कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी बनाई, लेकिन हमारे परिवार में भी एक अलग पहचान उनकी थी। पिछले करीब 20-25 वर्षों में ये भी हमने देखा कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं से वो घिरी रहती थी, उनको कुछ न कुछ तकलीफ रहती थी, और काफ़ी गंभीर रूप से बीमार भी हुई हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति और हिम्मत से काम करने का जो उनके अंदर एक टैलेंट था, शायद उसी की वजह से उन समस्याओं को वो जूझ करके और सफल हो जाते थे, और एकदम से लगता था कि शहर मामी पता नहीं अब आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। एकदम से पता लगा कि वो ठीक हो गई और वो अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह के 3-4 अवसर हमने 20-25 साल में देखे हैं, और उससे हमको ऐसा लगता है कि उनके अंदर बड़ी इच्छा शक्ति थी जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने की, और हमारे ख्याल से सतमोहिनी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उनको इस तरह का बल देने में, क्योंकि उनकी जान इसी में अटकी रहती थी, और हमारे ख्याल से सतमोहिनी को मैं शाबाशी दूंगा कि उसने अपनी शहरों मेरी माता जी का इतना अच्छी देखभाल की है, और अभिजीत तो बिल्कुल देवता स्वरूप हैं, बहुत बहुत शाबाशी है।
आप दोनों ने शैल मामी को बहुत ही अच्छी देखभाल की है, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से उनको अपने पास रखा है। वैसे तो हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारे माता पिता हमेशा रहें, लेकिन ये संभव नहीं है। तो सतमोहिनी, हमारा तो यही कहना है कि ये रामचंद्र जी की विशेष कृपा है तुम्हारे ऊपर कि जो शैल मामी जी को इतना सब करने का तुमको मौका मिला, इतना तुमने उनकी देखभाल की और एक लंबा साथ तुमको मिला जो अक्सर बेटियों को नहीं मिलता है। आप उन विशेष बेटियों में हैं जिनको अपनी माँ का साथ और उनके लिए अंत समय तक इतना काम करने का मौका मिला है। मैं आप दोनों को, अभिजीत और सतमोहिनी को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने अपना कर्तव्य निष्ठा से उनकी देखभाल की है और हमेशा आपको उनका आशीर्वाद तुमको मिलता रहेगा और पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रार्थना करता हूँ कि शैल मामी जहाँ कहीं भी हों वो मोक्ष की प्राप्ति है, सब बताते हैं लोगों को मिलना चाहिए जिस तरह के व्यक्ति वो थी और सभी अच्छा हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सतमोहिनी, तुम्हारी दो बेटियां हैं, बिल्कुल वो हीरा समान हैं और अब शैल मामी तो नहीं रही। अब ये जिम्मेदारी यही है कि इन दो की आप प्रतिभा को और बढ़ाएं और अभिजीत की देखभाल करें, अपनी भी देखभाल करें और शैल मामी के जो मधुर यादें हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करें। उनके चले जाने का दुख एक बहुत सीमा तक ही रखें, अपने स्वास्थ्य को न बिगड़ने दें। धन्यवाद। थोड़ा सा I'm Adya. मैं क्लास 2 में थी जब से किसी ने मुझसे पूछा मैं क्लास 2 में थी जब किसी ने मुझसे पूछा who is your inspiration, and so at that time I didn't know exactly what they meant. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मतलब है आपका, तो उन्होंने मेरे को बताया एंड मैंने सोच समझ के बोला कि नानी was my inspiration. Nani was an enigma. Nani was an enigma. Nani was an enigma and an oxymoron of sorts. She always had such a gentle persona, but she had such a strong will, stronger than anybody I knew. It was जब मम्मी पापा नहीं रहते थे तो मैंने उन्हें कितनी बार बोला है कि नानी एक मिठाई और खाने दो, नानी एक थोड़ी देर और खेलने दो, but at the same time she never left from her belief. She always did what she believed in despite what everybody else said. For me, Nani will always have a special place in my heart. She was the one who taught me everything I know today about our heritage, our culture. She was not just a person, she was a temple of knowledge for me. She was my Hindi teacher. मैं क्लास 4 या 5 में थी जब
on Grandparents' Day, they asked us to speak about our grandparents. And I remember they gave everybody, सबने शायद 5 मिनट बोला होगा on their grandparents. But I talked for 15-20 minutes and they had to drag me down. कि बस बेटा और नहीं. आप almost सब जानते हैं that I am an avid reader. And मम्मा बहुत गुस्सा करती रहती कि तुम जब देखो तब बुक्स पढ़ती रहती हो, पढ़ाई नहीं करती. And I remember at one point I wanted to go into literature, but now I'm in science. But so she was the one who inculcated that habit in me. जब ये लोग बाहर रहते थे तब हम लोग खाना खाकर she used to go and sit down, work on her research and work on her papers. And I used to always think कि नानी मेरे साथ खेलो, क्या करें. So she used to say, बेटा तुम बैठ जाओ, किताब निकालो और किताब पढ़ो. And she used to sometimes, and after a while, she used to always say, हाँ मीठी राजा चलो आओ बताओ क्या किताब पढ़ी, क्या हुआ. And she used to listen with such, चाहे उन्हें वो स्टोरी अच्छी लगे या ना लगे, she used to always listen. And then at the end she always used to ask, तुम्हें क्या समझ आया स्टोरी से. She always taught me to take morals from what happens daily, what I saw and what I learned. That is something that I still do. I sometimes look back on my day and think कि आज मैंने उससे क्या सीखा. I will always remember her with sitting on her writing desk next to the puja, a pen in one hand, a book in another. Knowledge always, and you could see the depth in her eyes, the knowledge that she had, and always an encouragement on her lips. She didn't just leave a legacy behind. She left so much more, something that I just hope that we as a coming generation can take into our lives and learn from her. There was this book that I remember she read with me. उसमें एक character थी. She resembled a lot to Nani. She I don't remember the exact story, but there was this one quote. I always thought that it applied to her more than anything. So I'm quoting. She always had that look about her, that look of otherness, of eyes that see things much too far, and thoughts that wander off the edge of the world. For me, she will always be मेरी प्यारी नानी. चली